बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपके वीरू भैया फिर से एक नए टॉपिक के साथ आया हूं जिसका नाम है स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 1000 सीई, जो कि क्लास 9 का न्यू एनसीईआरटी एसएसटी बुक का है, जो कि चैप्टर 5 है। पहले समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। इसका जो चैप्टर का हेडिंग है, यानी कि जो चैप्टर का नाम है, उसका मतलब क्या हुआ ये पहले समझते हैं। लिखा हुआ है स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 1000 सी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे स्टेट और सोसाइटी कैसा था 1000 सी के टाइम। कैसे वहां पे राजा रूल करते थे, कैसे लोग एक दूसरे से हेल्प लिया करते थे, कैसे क्या फॉर्म हुआ, कैसे क्या हुआ, ये सारे इस चैप्टर में आपके सारे डॉट्स को क्लियर करने जा रहे हैं। पहले तो हम लोग समझते हैं कि सोसाइटी क्या होता है। सोसाइटी इज प्राइमली रेगुलेटेड बाय द कस्टम एंड प्रैक्टिसेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सोसाइटी रहता था वो कस्टम और प्रैक्टिस के ऊपर चलता था, यानी कि जो हमारे वंश के वंशानुगत जो चलते आता है, जैसे कि कुछ होते हैं जो कि गाय का डोमेस्टिकेशन करते हैं, यानी गाय पालन करते हैं, उसका पहले दादा करते हैं, फिर आगे उसके फादर करते हैं, फिर आगे ऐसे करते हैं। ये वंशानुगत चलते रहता है, यानी कि कुछ ट्रेडिशनल और कस्टम को फॉलो करना इसमें कंपल्सरी होता है। अब हम लोग समझते हैं स्टेट क्या होता है। स्टेट इज ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द रूल एंड ऑर्डर। जो हमारा स्टेट होता है जो कि पॉलिटिकल सिस्टम से बना हुआ रहता है, जहां पे रूल्स एंड ऑर्डर को फॉलो करना कंपलसरी होता है। स्टेट को चलाने के लिए हमारे एक हेड होना चाहिए, जिसे हम लोग गवर्नर कहते हैं, या अगर हेड ऑफ द कंट्री रहा तो उसे हम लोग प्रेसिडेंट कहते हैं। उसी तरह लिखा गया है कि नो रिटेन इंफॉर्मेशन हैव फाउंड इन हड़प्पा। हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई भी रिटेन इंफॉर्मेशन नहीं था। इसका आपको तो डाउट हुआ कि वहां तो रिटेन इंफॉर्मेशन था। हाँ था, लेकिन वह प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखा था। इसके कारण कोई हिस्टोरियन उसे अच्छी तरीके से समझ नहीं पाए, जिसके कारण उनके वे लोग बहुत कम ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए थे हड़प्पा सिविलाइजेशन से। और वहां पे और इसके बाद लिखा गया है रिटेन इंफॉर्मेशन फाउंड इन द वैदिक एज। जो हड़प्पा लोग ये गलती किए थे, इसीलिए ये गलती को ना किए वैदिक एज वाले लोग। ये लोग सोचे कि अगर हम लोग हड़प्पा की जैसा प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखेंगे तो हमारा भी लैंग्वेज कोई नहीं समझेगा, इसीलिए ये लोग अदर लैंग्वेज का यूज किए, जिसका नाम था अरबिक। ये लोग इसी लैंग्वेज में लिखे थे जिससे लोग आसानी से समझ भी पाए। पहले तो ये लोग ओरली बात करते थे, लेकिन ये लोग हड़प्पा वाले गलती को देखें, इसीलिए ये लोग आगे जाके अपना एक अलग सा एक अच्छा वाला एक रिटेन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगे थे। उसके बाद बोला गया कि ऋग्वेद वाज कंपोज्ड इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, सो इट फैमिलियर विद द कॉपर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे ऋग्वेद हैं वो हमारे भारत के नॉर्थ वेस्ट पार्ट से लिया गया है, जहां पे हम लोग पहले तो पढ़ लेते कि यहीं पे हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन फॉर्म हुआ था, यहीं से ये ऋग्वेद को लिया गया था, और यहीं पे हमारा इसीलिए ये जब यहाँ से लिया गया तो इसी को हम लोग कॉपर के साथ रिलेट करते हैं, कॉपर के साथ रिलेट करते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उस टाइम का स्टेट कैसे चलता था, कैसे वर्क करता था, कैसे उसका राजा कैसे वो पूरे स्टेट पर कंट्रोल करते थे, ये सारे डाउट्स क्लियर करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ना है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड कब आया, इसमें क्या हुआ, कौन कौन से वेद होते थे, कौन वेद में क्या कंटेंट है, यानी कौन सा वेद में क्या लिखा हुआ, ये सारे डाउट्स क्लियर करने जा रहे हैं। तो पहले तो जाने कि वैदिक पीरियड था, जो वैदिक पीरियड था वो चार तरह के, उसी में 4 तरह के वेदास कंटेंट थे, यानी कि उसमें 4 तरह के वेद उसी में इंक्लूडेड थे, यानी कि उसमें क्या एक पार्ट थे, जिसका पहला का नाम था ऋग्वेद, दूसरा का नाम था यजुर्वेद, और तीसरा सामवेद, और चौथा अथर्ववेद। अब हम लोग समझते हैं ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ था। ऋग्वेद था जो कि मेनली श्लोक कंटेन करता था, यानी कि उस टाइम का स्पिरिचुअल थॉट्स जो होते थे, यानी कि लोगों के मन में अच्छे जो सकारात्मक सोच जो आते थे, उसी को इसमें ऋग्वेद में लिखा गया था। तो इसमें टोटल 1028 श्लोक लिखे गए थे, और ये बस हम लोग को इतना जानना है कि ऋग्वेद में था जो कि श्लोक को कंटेन करता था, जो कि 1028 श्लोक थे, और उस टाइम लोगों के मन में अलग अलग तरह के थॉट आते थे, जिसमें कुछ सकारात्मक थॉट होते थे, उसी को ये लोग ऋग्वेद में लिखा करते थे। और उसके बाद आता है यजुर्वेद। अब हम लोग समझते हैं यजुर्वेद क्या था।
यजुर्वेद में क्या लिखा गया था, इसमें क्या होता था। यजुर्वेद में मेनली जो ऋग्वेद में जो थॉट लिखे गए थे उसी को डिस्क्राइब किया गया था, यानी कि उसी को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके उसे बहुत बड़ा पैराग्राफ में लिखा जाता था। और इसमें जब किंग शपथ लेते थे तो इसका भी वर्णन यही यजुर्वेद में ही किया जाता था। और उसके बाद हमारा आया सामवेद। इस सामवेद में जितने भी म्यूजिकल के रिलेटेड जितने भी बातें होते थे, जैसे कि हो गए सारे गांव से पद निशा तक, ये जितने भी बातें हो गए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे बजाया जाता है, कैसे क्या होता है, ये सारी बात इसी में लिखा जाता था सामवेद में। उसके बाद आता था हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद में जितने भी तांत्रिक के रिलेटेड, जैसे कि कोई भी टोटका जादू, ये सब जितने भी तरह के होते थे, काला जादू, ये सब इसी अथर्ववेद में लिखे जाते थे। अब हम लोग जान लेते हैं कि ऋग्वेद का कब आया, कब इसे डिस्कवर किया गया, यानी कि कब इसका कोई कब आया था, इसमें क्या लिखा गया था, ये सब कैसे हुआ, ये अब जानते हैं। यहाँ पे लिखा गया कि नो एनी फिक्स डेट वर फाउंड व्हेन द ऋग्वेद कम, so the historian fix in range about 5th millennium to 2nd millennium C। ऋग्वेद कब आया ये हिस्टोरियन तो पता लगा नहीं सके, तो इसीलिए वे लोग इसे रेंज में फिक्स कर दिए कि ये था जो कि 5th मिलियम सी में आया, 5th मिलियम सी से 2nd मिलियम सी तक रहा। अब हम लोग ये रेंज में, इसी रेंज में उन लोग का मानना था कि इसी रेंज में हमारा वैदिक जो ऋग्वेद था वो इसी रेंज में आया होगा। तो अब आप लोग को समझ में आएंगे होगा कि ऋग्वेद क्या। तो अब यहाँ आगे लिखा गया है वैदिक टेक्स्ट आर आल्सो स्टडी टू गेन द लाइफ ऑफ द पीपल, सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैदिक टेक्स्ट का जो लोग स्टडी करने लगे थे आगे जाके, पता है किस लिए करते थे, लोगों की लाइफ स्टाइल जानने के लिए करते थे, और सोशल स्ट्रक्चर यानी कि उस टाइम का सोसाइटी कैसा देखने में लगता था, कैसे फॉर्म हुआ, कितने लोग रहते थे एक सोसाइटी में, ये सारी चीज बाद में जाके वैदिक टेक्स्ट में जब लिखा गया था तो लोग इसे पढ़ने लगे थे। और वे लोग पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी पढ़ने लगे थे, कैसे वहां का राजा सबके ऊपर गवर्न करता है, क्या सिस्टम था उस टाइम, ये सारी चीज को जानने के लिए वे लोग स्टडी करने लगे थे। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया है इकोनॉमिक प्योर स्वीट। इसका मतलब हुआ कि इकोनॉमिक्स में कैसे हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है, जैसे कि हम लोग देखे थे कि एग्रीकल्चर से हम लोग को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था और पोएट्री से भी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया इकोनॉमिक प्योर स्वीट एंड रिलीजियस प्रैक्टिस। कौन सा रिलीजन उस टाइम के लोग प्रैक्टिसेस करते थे, यानी कि कौन से रिलीजन्स को ये लोग मानते थे। और आगे लिखा गया है पॉलिटिकल। अब हम लोग समझते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन द वैदिक पीरियड, यानी कि वैदिक पीरियड में सोसाइटी कैसा था, यानी कि पॉलिटिक्स में कैसे लोग करते थे, यानी कि जैसे कि राजा कैसे अपने प्रजा के ऊपर गवर्न करता था। पहला पॉइंट लिखा गया है वैदिक सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द जनास एंड क्लैंस। जो वैदिक सोसाइटी था जो कि जनास और क्लैंस से मिलकर बना हुआ था। जनास मतलब कि वो फैमिली का ग्रुप, यानी कि एक फैमिली का ये एक फैमिली का ये, इससे ये लोग जब अलग अलग होते इसे जनास कहते थे और इसे क्लैंस भी कहते थे। और आगे लिखा गया है ग्रुप ऑफ पीपल बाउंड बाय द किनशिप टाइप, यानी कि लोग वंशानुसार आगे लोग का आगे साम्राज्य बढ़ता गया, जैसे कि अभी किसका दादा, फिर पापा, फिर उसके बेटा, और ऐसे ही बढ़ते गया था। इसीलिए हमारे जो वैदिक पीरियड में 30 मेन क्लैंस थे, यानी कि 30 मेन जनास थे, जिसमें से 5 इंपॉर्टेंट थे, जिसका नाम था पुरु, अनु, ध्रुव, यदु, त्रिवसा। ये 5 थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैंस थे। ये पांचों को हम लोग पंच जना के नाम से जाने लगे। जो 5 मेन क्लैंस थे उसी को हम लोग पंच जना कहते थे, यानी कि ग्रुप ऑफ 5 पीपल्स। और इसी के बाद हम लोग जानेंगे कि जो राजा होता था वही होता था, जो क्लैंस होते थे उनका मेन चीफ होता था, जो कि जिसका मेनली काम रहता था अपनी प्रजा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, यानी कि कोई भी क्लाइमेटिक कॉज या कोई मैनमेड डिजास्टर, यानी कि जितने भी डिजास्टर, कितने भी प्रॉब्लम होते थे उससे ही लोग राजा को प्रोटेक्ट करने का काम रहता था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ऋग्वेद और अथर्ववेद था, जो कि 3 असेंबली का फॉर्मेशन क्या था, वही 3 असेंबली के बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लिखा गया है कि 3 असेंबली फॉर्म हुआ था, जिसका नाम था सभा, समिति, विधाता। अब हम लोग सबसे पहले समझें कि जो सभा था उसमें क्या होता था।
जितने भी जुडिकल रिव्यू यानी कि जितने भी कानूनी के काम होते थे, जैसे कि हो गए कि कोई भी चोरी किया तो उसको क्या न्याय मिलना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, जितने भी जुडिकल रिव्यू का जितने भी काम होता था वो सारा काम हमारे सभा में होता था, जहाँ पे कुछ नॉलेजेबल पीपल रहते थे ग्रुप, उसमें बस नॉलेजेबल पीपल का ही ग्रुप रहता था। और उसके बाद हमारा आता है समिति। अब हम समझते हैं समिति क्या होता है। समिति होता है जो मेनली यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल अफेयर के ऊपर डिसीजन लिया जाता था, डिसीजन लिया जाता था जितने भी मैटर होते थे, जैसे कि हो गए कि आपका जैसे एग्जीक्यूटिव जो काम करता है लॉ को इम्प्लीमेंट करने का, यही काम करते थे हमारे समिति। और उसके बाद आता है विधाता, जहाँ पे बहुत सारे मेंबर आते थे ग्रुप, यानी बहुत सारे मेंबर ऑफ ग्रुप रहते थे जो कि डिस्कशंस करते थे कोई भी पॉलिटिकल मैटर के ऊपर, यानी कोई भी पॉलिटिकल मैटर को देखते हुए वे लोग अपने राज्य में कानून का फॉर्मेशन करते थे। जैसे कि आपका अभी का टाइम में लेजिस्लेचर जो काम करता है उसी के टाइम में ये विधाता काम करते थे, और जो सभा है जो कि जुडिकल रिव्यू का काम करता था वो अभी के टाइम में आपके जुडिशरी काम करते हैं। चलिए, अब आई होप कि आपको ये वैदिक पीरियड का जो असेंबली था वो समझ में आ ही गया होगा।